तो दोस्तों अगर आप एक कस्टमाइज़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करें, जहाँ पर आप कस्टम जो फर्नीचर होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होने वाली है। मैं अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा इस वीडियो में, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी अगर आप एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हमको एक सेटअप करना होता है, तो हमको कुछ बेसिक चीज़ें ख़ास तौर से ध्यान में रखनी होती है, ताकि आने वाले समय में वो जो डिसीज़न है वो सही साबित हो और जो हमको प्रॉब्लम आने वाली हो सकती हैं, जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, उनसे हम बच पाएँ। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फैक्ट्री का जो लेआउट है, वो कैसा होगा? उसमें आप किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो कस्टम फर्नीचर मैन्युफैक्चर की बात हो रही है, यहाँ पर भी 2 कैटेगरी हो जाती है। एक तो सॉलिड वुड जो हमारे लूज़ फर्नीचर होते हैं वो, और एक जो हमारे मॉड्यूलर फर्नीचर होते हैं वो। तो आप इन दोनों में से कौन-सी कैटेगरी में वर्क करने वाले हैं, वो आपको थोड़ा देखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे मैं दोनों करने वाला हूँ। अगर तो देखिए आपके पास सही पैसा है, सही क्लाइंट सर्कल है और आप ऑलरेडी इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं पिछले काफ़ी कुछ दिनों में, सालों में ये चीज़ें करते आए हैं, तब तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको दोनों ना करके एक किसी पर्टिकुलर चीज़ में जिस पे भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, उस पे फ़ोकस करना होगा और देन उसको ठीक से करते-करते फिर दूसरे को स्टार्ट करना होगा, जब भी आपको काम करते वक़्त ठीक लगे। तो अगर मान लीजिए आप मॉड्यूलर करते हैं, तो मॉड्यूलर के लिए आपको अलग मशीनरी चाहिए होती हैं, और जो आप सॉलिड वुड लूज़ फर्नीचर करते हैं, उनके लिए आपको कम मशीन चाहिए होती हैं एज़ कम्पेयर टू मॉड्यूलर फर्नीचर। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप पहले किस कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लेआउट की बात कर रहे हैं, तो आपको फैक्ट्री का लेआउट कुछ ऐसा चाहिए होगा ताकि आपकी जो मशीन और वर्क फ्लो है वो स्मूथली ऑपरेशन हो। मतलब कि आपने या पैनल सा मशीन लगाई है, एजबेंड मशीन लगाई है, जो मर्जी आपकी मशीन्स हैं, आपको ये देखना होगा कि जब ये मशीन पे हमारा जो भी मटेरियल है वो कट होता है, वो बनता है, उसके बाद वो जिस डिपार्टमेंट में जाता है, उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए उसका डिस्टेंस कितना है। आपको ये कोशिश करनी होगी कि जो कारपेंटरी सेक्शन है, मतलब कि जो भी हमारी लकड़ियाँ कटती हैं, वो कारपेंटरी सेक्शन में आती हैं। मतलब कि सबसे पहले हम जो रॉ मटेरियल होता है स्टोर से लेते हैं, उसके बाद उनकी कटिंग होती है। कटिंग करने के बाद वो अपना कारपेंटरी सेक्शन में उनका काम होता है, उनके स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना हो सबसे पहली चीज़ कि आपकी जो मशीन है वो कारपेंटरी सेक्शन से इतना पास हो ताकि आपको वहाँ पर कुछ एडिशनल लेबर ना ऐड करनी पड़े उस सामान की मूवमेंट के लिए, उस रॉ मटेरियल की मूवमेंट के लिए। ये स्टार्टिंग में बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट फ्लोर पे अपना कारपेंटरी सेक्शन बना लिया और ग्राउंड फ्लोर पे आपने ये मशीन वगैरह सेटअप कर दी है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी कारपेंटर होंगे वो नीचे जाएंगे, वहाँ पे लकड़ी काटेंगे, फिर ऊपर आएंगे, तो एक तो उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप इस मूवमेंट के लिए लेबर अलग से लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। और अगर आपने कोई सर्विस लिफ्ट भी यूज़ की है, तो उसकी भी एक अपनी कॉस्ट होती है, और उसमें भी सामान ऊपर से नीचे ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट लगती है, चाहे वो लेबर की है, चाहे वो अलग किसी तरीके से आप इसको कर रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम कोई मशीनरी वहाँ पर सेटअप करने वाले हैं, तो हमको ये मेक श्योर करना होगा कि हमारे कारपेंटरी सेक्शन का डिस्टेंस उससे ज़्यादा दूर ना हो, ताकि जो मशीन से कारपेंटरी सेक्शन में मटेरियल ले जाने के लिए जो इशू आने वाले हैं, उस कॉस्ट को हम पहले ही ख़त्म कर दें और आने वाले टाइम में हमको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जब भी हमारे वर्कर काम करते हैं, तो काम करते वक्त वहाँ पे डस्ट भी होगी, क्योंकि जो भी हमारी लकड़ी वगैरह वहाँ पे कटेंगी, जो भी वर्कर वहाँ पे काम करेंगे, उससे काफ़ी बड़े लेवल पे डस्ट निकलती है। बहुत सारी मशीन हमारी ऐसी आती हैं जिसमें डस्ट कलेक्टर लगे होते हैं, लेकिन वो कुछ मशीन्स में नहीं भी होते हैं, और कुछ मशीन में वर्कर जो होते हैं उनको वो ठीक से ऑपरेट नहीं करते हैं। वो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है। तो वहाँ पर हमको देखना होगा कि हमारे डस्ट कलेक्टर हम ठीक से प्लान करें, और जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ पर वेंटिलेशन और लाइटिंग का जो सेटअप है वो बिल्कुल ध्यान से हमको वहाँ पर सेटअप करना होगा, बिकॉज जो हमारा वेंटिलेशन होना है वो अच्छे से हो पाए, ताकि जो हमारा अंदर का एनवायरनमेंट है वो ठीक रहे। ज़्यादा डस्ट से जो भी हमारी मैन पावर है उनको इफेक्ट ना हो, हमारे मटेरियल को इफेक्ट ना हो, और एक अच्छा एयर फ्लो, एक अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर बना रहे, ताकि काम करने वाले जो लोग हैं वो भी अच्छे से काम कर पाए। लाइटिंग अगर वहाँ पर ठीक नहीं हुई, तो लाइटिंग की वजह से आपके जो प्रोडक्ट हैं उनमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, चाहे वो फाइनल फिनिशिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटे मोटे साइज़ जो हों फर्नीचर के, उनको डिटेल में समझने के लिए
क्योंकि अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी तो वहाँ पर जो छोटे-छोटे स्केल्स होते हैं एमएम टू एमएम वहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं, उनको ध्यान से देखने के लिए लाइटिंग का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि हमारे साइज़ में वेरिएशंस होते हैं और फिर जो हमारे फर्नीचर्स होते हैं वो अप टू स्केल्स नहीं होते हैं और जिसकी वजह से हमको आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो वेंटिलेशन और लाइटिंग हमको बेसिक ज़रूरत है हमारी, जिनको हमको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। अब बात करते हैं जो हमारी इसेंशियल्स मशीन है, जो बहुत ज़रूरी मशीन्स है हमारी कस्टम फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उन मशीनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा पैनल सॉ मशीन। पैनल सॉ मशीन एक ऐसी मशीन है जो आपको हर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के यहाँ देखने को मिलेगी। ये तो छोटे से छोटे जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर होते हैं आज की डेट में वो भी इसको रख रहे हैं। ये मशीन बेसिकली प्लाईवुड और एमडीएफ शीट्स को प्रीशियस साइज़ में काटने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कोई भी हमारा प्लाईवुड है, लकड़ी है, एमडीएफ है, इसको बिल्कुल एमएम टू एमएम में काटने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट काटने के लिए इस मशीन का यूज़ होता है। मतलब कि होता है ना कि अगर हम मैनुअल काटेंगे तो उसमें एक आध एमएम ऊपर नीचे हो जाता है या उसमें फिनिशिंग उतनी नहीं आती है। लेकिन जब हम पैनल्स और मशीन से प्लाईवुड या एमडीएफ वगैरह कुछ काटते हैं तो वो बिल्कुल एमएम टू एमएम कटता है, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है और इससे टाइम सेव काफ़ी होता है। इवन जब आप इस मशीन को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी मटेरियल की वेस्टेज को भी कम कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी मशीन है। आप भले ही किसी भी लेवल पे इस काम को स्टार्ट कर रहे हो और मशीन लेने का प्लान कर रहे हो, तो अगर आपके पास पैनल्स और मशीन नहीं है ना, तो सबसे पहले आपको यही मशीन लेनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन है फॉर ऑल द फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट मशीन है कोल्ड प्रेस मशीन। कोल्ड प्रेस मशीन बेसिकली 2 तरह की होती है, एक कोल्ड प्रेस, एक हॉट प्रेस। ये मशीनें लैमिनेट या विनियर पेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। जो भी हमारे प्लाईवुड होते हैं, अपने एमडीएफ हैं, एसडीएमआर है, इनके ऊपर हमको अगर लैमिनेट पेस्ट करना है या विनियर पेस्ट करना है, तो उस पेस्टिंग के लिए इस मशीन का यूज़ होता है। मैनुअली क्या होता है कि जब हम अपने प्लाईवुड और विनियर या लैमिनेट जो भी हमारी फाइनल फिनिश है, इनके बेस सरफेस पे फेविकॉल लगा के इनको पेस्ट करते हैं, तो उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ वेट रखते हैं जिससे कि ये इस पे एक दबाव पड़े और ये प्रेस हो जाए। तो यही दबाव ये कोल्ड प्रेस मशीन द्वारा इस पर क्रिएट किया जाता है और इसकी प्रेसिंग कर दी जाती है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि वन टाइम में आपको लैमिनेट पेस्ट करना है या विनियर, एक बार में आप फेविकॉल लगाएंगे और इसके एक के ऊपर एक करके बोर्ड को रख देंगे और जो भी मैक्सिमम क्वांटिटी है वहाँ तक रखकर उसके बाद इस मशीन के द्वारा इस पे हाइड्रोलिक प्रेशर से इस पे वेट क्रिएट किया जाता है, इस पे एक दबाव क्रिएट किया जाता है और फिर वो कुछ घंटों बाद जो भी फेविकॉल के लिए क्यूरिंग टाइम है, सूखने का टाइम हमको चाहिए, वो टाइम बाद हम इसको निकाल लेते हैं। तो वन टाइम में वो सारी पेस्टिंग हो जाती है और इसमें जो लेवलिंग का इशू होती है, जो होता है ना हमारा सरफेस कहीं पे चिपका है, कहीं पे नहीं चिपका है, थोड़ा उठ गया है, कहीं पे थोड़ा दब गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। इक्वल प्रेशर पड़ता है तो ये फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो ये इस मशीन का बेसिकली पर्पस है कि जो भी हमारी लैमिनेट और हमको विनियर की पेस्टिंग करनी होती है वो वन टाइम में होती है, अच्छी फिनिशिंग के साथ होती है। कोल्ड प्रेस बेसिकली, कोल्ड मतलब ये एक ठंडी प्रेसिंग टेक्निक है जिसको नॉर्मली हाइड्रोलिक से प्रेस करके छोड़ दिया जाता है और जो भी उसका नॉर्मल टाइम होता है फेविकॉल को सूखने का, उस टाइम के बाद इसको निकाला जाता है। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जो अगले दिन काम में आने वाले बोर्ड होते हैं तो उनकी पेस्टिंग शाम को एक दिन पहले स्टार्ट कर दी जाती है और फिर इनको प्रेशर के थ्रू वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और अगले दिन आके इनको निकाला जाता है और ये अच्छी तरह से हमको प्रेस कंडीशन में मिलते हैं। ये हमारा कोल्ड प्रेस का प्रोसेस है। हॉट प्रेस मशीन में क्या होता है, हॉट प्रेस मशीन ज़्यादातर वहाँ यूज़ होती है जहाँ बड़ी क्वांटिटी में जल्दी काम चाहिए होता है, तो वो हीटिंग के थ्रू फेविकॉल को जल्दी सुखा देती है और ये जो सूखने का टाइम है इसे हीटिंग के थ्रू इसको कम कर दिया जाता है और ये जल्दी हमारे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट है। जो कोल्ड प्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, जो हॉट प्रेस है वो थोड़ा कम टाइम लेती है। कोल्ड प्रेस छोटे सेटअप के लिए ठीक है, हॉट प्रेस बड़े सेटअप के लिए ठीक है। तो ये बेसिकली पेस्टिंग के लिए है, चाहे हमारी विनियर की पेस्टिंग हो, चाहे हमारी लेमिनेट की पेस्टिंग हो प्लाईवुड पे, तो उस काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। चाहे आप लूज कस्टम फर्नीचर कर रहे हैं, चाहे आप मॉड्यूलर फर्नीचर कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका बजट ठीक है तो आप ये मशीन ले सकते हैं। ये आपकी लेबर कॉस्ट को भी सेव करेगी और काफ़ी टाइम भी बचाएगी आपका। साथ ही साथ जो आपको उसकी पेस्टिंग फिनिशिंग दिखेगी वो क्वालिटी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। दूसरी मशीन है एज बेंडिंग मशीन। एज बेंडिंग मशीन बेसिकली तब आपके लिए ज़रूरी है जब आप मॉड्यूलर का काम कर रहे हो। विदाउट एज बेंडिंग मशीन आप मॉड्यूलर का काम करेंगे तो जो भी हमारे बोर्ड प्लाई के एजेस होंगे उनमें वो फिनिशेस नहीं होंगी जो आपको देनी चाहिए। एज बेंडिंग मशीन बेसिकली जो हमारे प्लाईवुड या एमडीएफ के एजेस होते हैं, जो साइड की टक्कर होती हैं, उनके ऊपर
एज बैंड किया जाता है, मतलब कि उस एज के ऊपर, उस टक्कर के ऊपर एक लैमिनेट लगाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम कोई प्लाईवुड वगैरह यूज़ करते हैं तो ऊपर और नीचे पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद साइड की टक्कर रहती है, तो साइड की टक्कर में भी हम लैमिनेट पेस्ट करते हैं, या जो भी हमारे पास रेडीमेड आती हैं या हम उनको काट के बनाते हैं तो वो करते हैं। तो उसके बाद जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो तो या तो काफ़ी शार्प होते हैं या एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपकी जो थिकनेस है, जो आपकी एज बैंड की थिकनेस है वो 1 mm है, तब भी वो आप उसको इक्वली अलाइन नहीं कर पाएंगे। 0.8 mm है, तब भी आप उसको ठीक से नहीं मिला पाएंगे। फिनिशिंग में आपको इशू ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एज बैंड मशीन का यूज़ करते हैं तो ये क्या करती है, ये इसको पेस्ट भी करती है और साथ ही साथ जो इसके एजेस होते हैं उसको ट्रिम भी करती है। जो हमारा एक्स्ट्रा सरफेस से बाहर जो हमारा एज जाता है उसको ट्रिम भी करती है, और ट्रिम करने के बाद उसको बफिंग भी करती है, यानी स्मूथ भी कर देती है। तो मतलब सारे प्रोसेस एक बार में ही होते हैं। आप एक तरफ से मशीन में ये अपना प्लाईवुड डालते हैं और वो सारे प्रोसेस होकर दूसरी तरफ से बाहर निकलती है और वहाँ पर वो सारे काम हो जाते हैं। ये बेसिकली आपको मॉड्यूलर फर्नीचर करते वक्त इसलिए भी ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर द क्वालिटी, लेकिन अगर आप किसी को कोट कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 1500 रुपये स्क्वायर फीट किसी पर्टिकुलर मॉड्यूलर कैबिनेट का या वार्डरोब का प्राइस दिया और सामने वाले ने वो 1000 रुपये का कोट दे दिया, तो इट मीन्स उसके पास सेटअप है। तो ऑब्वियसली अगर उसने 1000 रुपये का कोट दिया और आपने 1500 का कोट दिया तो वहाँ पर कस्टमर के ज़्यादा चांसेस हैं वो 1000 रुपये वाले के पास पहले जाएगा। और साथ ही साथ अगर उसने 1000 रुपये में वो फिनिश दे दी जो आप 1500 में भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मैनुअल में तो आप वही फिनिश दे पाएंगे जो एक हैंडमेड होगी, लेकिन उस एज बैंड से निकली हुई फिनिश एक ऐसी फिनिश होगी जो कस्टमर को भी पसंद आएगी। तो कम पैसों में एक अच्छी फिनिश एक कंपटीशन में बहुत मैटर करती है। और अगर आप मॉडलर का इसीलिए अगर आप मॉडलर का काम करने का प्लान कर रहे हैं तो एज बैंडिंग मशीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मशीन अगर आपके पास होती है तो आप मार्केट के कंपटीशन में अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस मशीन की डायमेंशन और स्पेस से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में शेयर कर दूंगा। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि अगर आप मॉडुलर फर्नीचर का काम करने जा रहे हैं तो ये जो एज बैंड मशीन है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करते हैं सीएनसी राउटर मशीन की। ये मशीन बेसिकली डिटेल डिज़ाइन और कस्टम कट करने के लिए यूज़ होती है। अगर मान लीजिए आपको किसी की चीज़ को डिटेल में डिज़ाइन करना है, मतलब कुछ आपको सीएनसी में आपने देखा होगा कुछ फूल बने होते हैं, कुछ पत्तियां बनी होती है, अलग अलग तरह के कर्व बने होते हैं। तो ये सारी जो कटिंग्स होती हैं किसी भी एमडीएफ या किसी भी अदर एचडीएमआर के बोर्ड में, तो वो सीएनसी से के थ्रू होती हैं। कोई भी फूल बना देना, कोई पत्ती बना देना, कुछ और डिज़ाइन बना देना, तो वो सब कुछ सीएनसी में होती है। तो अगर आपको इस लेवल की डिज़ाइनिंग चाहिए, आपको इस लेवल का सीएनसी वर्क चाहिए, तो उस केस में सीएनसी मशीन का यूज़ होता है। स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप इसका जॉब वर्क बाहर से करवा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इतना क्वांटिटी में इसका काम शुरुआत में नहीं होगा आपके पास, और इसकी भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट होगी, स्पेस चाहिए होगा, इसको ऑपरेटर चाहिए होगा आपको। तो अगर आपके पास ये स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं है, स्टार्टिंग में आपको पता होता है कि हाँ भाई मेरे पास जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको नॉर्मली क्या चाहिए होता है, और कभी एक दो ऐसे कुछ काम आ भी गए तो वो आप बाहर से जॉब वर्क कराएं। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास सफिशिएंट ये वर्क नहीं है तो आप ना भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ऐसे क्लासिकल जो भी हमारे फूल पत्तियों के डिज़ाइंस होते हैं या अदर डिज़ाइंस होते हैं वो सीएनसी मशीन के थ्रू होते हैं। स्टार्टिंग में आप इसका जॉब वर्क करवा सकते हैं और आने वाले टाइम में इसको खुद आप अपने यूनिट में रख सकते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग मशीन बेसिकली जो हमारे एक्यूरेट ड्रिलिंग के लिए और मल्टी बोरिंग, यानी जो हमारे होल्स उसमें होते हैं मिनी फिक्स के लिए, या मैनुअल ड्रिलिंग होती हैं। तो मल्टी बोरिंग में या मैनुअल ड्रिलिंग में अलग अलग, थोड़ी मैनुअल थोड़ी सस्ती मिलेगी आपको, मल्टी बोरिंग थोड़ी महंगी मिलेगी। ये भी नॉर्मली आपको तब यूज़ करनी होती है जब आप एक मॉडुलर फर्नीचर बना रहे हैं। तो मॉडुलर फर्नीचर के लिए हमको मिनी फिक्स यूज़ करनी होती हैं। तो मिनी फिक्स का यूज़ करके हम इसको फिक्स और डिसमेंटल करते हैं, ये ईजिली फिक्स हो जाते हैं और वापस खुल जाते हैं। तो जो ये फिक्स करने के लिए होल करने होते हैं, इसके लिए हमको ये अपनी ड्रिलिंग मशीन चाहिए होती है। तो अगर तो आप मॉडुलर का काम करते हैं तो ये मशीन भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप सॉलिड वुड का लूज फर्नीचर का काम करते हैं तो ये मशीन स्टार्टिंग में आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये मॉडुलर के काम के लिए ही आपको ज़रूरत में पड़ने वाली है। उसके बाद एक मशीन होती है थिकनेस प्लेनर। थिकनेस प्लेनर बेसिकली आपको एक रख लेनी चाहिए। ये ज़्यादा महंगी मशीन नहीं है, 50,000, 80,000 या 1 लाख तक की रेंज में अच्छी से अच्छी मशीन आपको मिल जाती है। इसमें बेसिकली होता है क्या, जो भी हमारी स्लैब्स होती हैं, वुडन स्लैब्स, उनके जो सरफेस को प्लेन करना होता है। पहले वो क्या होता था, नॉर्मली हम हैंड टूल से रंदा करते थे और रंदा करते वक्त हमारे जो लेबर कॉस्ट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा लग जाती थी। लेकिन इस मशीन के थ्रू आप डायरेक्टली लकड़ी को इस मशीन के अंदर डालेंगे और जो सरफेस आप वहाँ पर सेट करेंगे उतना वो पतला करके उस सरफेस को
प्लेन कर देगी। तो ये सरफेस प्लेनर के नाम से मशीन जानी जाती है। ये मशीन आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। मॉडलर में तो इस मशीन का कम यूज़ होगा, बिकॉज़ जो प्लाईवुड होते हैं, एमडीएफ होते हैं, एचडीएमआर होते हैं, वो ऑलरेडी इंजीनियर्ड होते हैं, तो उनमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो अपना वुडन वर्क है, सॉलिड वुड है, उनके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप ऊपर के सरफेस को प्लेन करते हैं। तो अगर आप कस्टमाइज़ फर्नीचर, सॉलिड लूज़ फर्नीचर का वर्क कर रहे हैं, जिसमें आपको सॉलिड वुड का काम करना है, तो वहाँ के लिए आपके लिए मशीन बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी, 4-5 फीट में ये मशीन आराम से फिट हो जाती है। और उसके बाद इसको ऑपरेट करने के लिए इसके आस-पास करीब-करीब आपको 10-12 फीट तक की जगह छोड़नी होती है, जिससे कि जो लकड़ी है, जो 10-12 फीट की लकड़ी है, वो एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से निकाली जाए, तो वो सफिशिएंट हो। तो इतना स्पेस हमको ऑलमोस्ट सभी मशीनों के आगे छोड़ना होता है, ताकि जो स्पेस है वो सही रहे और वर्कर जो है वो आसानी से काम कर पाएँ। उसके बाद देखिए एक बैंडसॉ मशीन होती है, जिसको आरा मशीन के नाम से भी जानते हैं। ये मशीन बेसिकली आपको कोई भी सॉलिड वुड को राउंड शेप में, कर्व शेप में काटने के लिए होती है। अगर मान लीजिए आप सॉलिड लूज़ फर्नीचर का काम कर रहे हैं और आपको कोई गोल शेप काटनी है किसी फर्नीचर में, कोई सोफ़ा है, चेयर है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको ये जिक्सॉ मशीन का यूज़ करना होता है। तो अगर आप सॉलिड वुड लूज़ फर्नीचर का काम कर रहे हैं, तो ये मशीन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कर्व के काफ़ी डिज़ाइंस होते हैं, जो हमारे नॉर्मली फर्नीचर में हमको देखने को मिलते हैं। तो ये मशीन आपके लिए ज़रूरी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो ये मशीन आपको किसी भी राउंड शेप, कर्व शेप के लिए चाहिए, जिसको आपको लेना ज़रूरी है। उसके बाद करें अगर अपहोल्स्ट्री सेक्शन की, तो अपहोल्स्ट्री सेक्शन में आपको एक स्टिचिंग मशीन को स्टार्टिंग में चाहिए होता है। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपको ऐसी कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं है, जिसके बिना आपका काम ना हो पाए। आपके पास एक अच्छी स्टिचिंग मशीन होनी चाहिए, जिससे एक अच्छी क्वालिटी की आपको स्टिच वहाँ पर मिल रही है। चाहे वो आप लेदर में यूज़ करें, चाहे वो फैब्रिक में यूज़ करें। जैसे-जैसे काम बढ़ेगा, तब लेदर की अलग और फैब्रिक की अलग स्टिचिंग मशीन्स आपके पास आपकी फैक्ट्री में हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन शुरुआती दौर में आप सिंगल एक किसी पर्टिकुलर मशीन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अपहोल्स्ट्री में भी कुछ हैंड टूल्स चाहिए होते हैं, वो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर पे अपहोल्स्टर को हायर करते हैं, तो वो सारे टूल्स वो खुद ही लेके आ जाते हैं। वरना छोटे-मोटे टूल्स आप 10-5 हज़ार रुपए की रेंज में सारे इकट्ठे कर सकते हैं। इसके बाद जो अपहोल्स्ट्री की जो मशीन्स होती हैं, जैसे कि फॉर्म कटिंग के लिए, फैब्रिक कटिंग के लिए, वो काम के बढ़ने के बाद उनकी ज़रूरत पड़ती हैं। तो स्टार्टिंग में आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल स्टिचिंग मशीन के थ्रू भी, स्विंग मशीन के थ्रू भी अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें अगर पॉली सेक्शन की, तो पॉली सेक्शन में आपको एक स्प्रे बूथ चाहिए होता है। ये स्प्रे बूथ आप जब स्प्रे करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो वहाँ पर कोई डस्ट ना आपकी पॉलिश में गिरे, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। आपको देखना होता है कि कोई एक ऐसा स्प्रे एरिया हो, कोई एक ऐसा रूम हो, जहाँ पर वेंटिलेशन ठीक हो और किसी भी तरह का कोई डस्ट हमारे रूम के अंदर ना आ रहा हो। वो एरिया है, वो एग्जॉस्ट, वहाँ जो एरिया है वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगा हो और एक अच्छे से वहाँ पर वेंटिलेशन हो रहा हो, ताकि जो एयर फ्लो है वहाँ पे बना रहे। क्योंकि जब हम वहाँ पे स्प्रे करेंगे, तो वहाँ पे वेंटिलेशन होना ज़रूरी है और वहाँ पर डस्ट फ्री एनवायरनमेंट हो, ताकि जब हम स्प्रे करें, तो स्प्रे के साथ किसी भी तरह की कोई डस्ट, कोई भी पार्टिकल हमारे स्प्रे के साथ हमारे फर्नीचर पर ना गिरे, जिससे वो पॉलिश की फिनिश को आगे ख़राब कर देगा। तो ये हमको देख के चलना होता है। ये पॉलिश का सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमारे पास एक ऐसा स्प्रे एरिया हो जो डस्ट फ्री हो और अच्छी तरह वेंटिलेटेड हो। उसके बाद जो हमारे हैंड टूल्स हैं, जैसे कि बफिंग मशीन, सैंडिंग मशीन, स्प्रे गन, ये हमारे हैंड टूल्स में आते हैं। इन टूल्स को भी हम जो सेपरेट हैंड टूल्स की वीडियो बनाएंगे, उनमें सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पॉलिश में हमारा स्प्रे एरिया सबसे मेन है। यहाँ पे आपको देख के चलना है कि आपका स्प्रे एरिया सबसे अच्छा हो। तो ये सारी हमने बात करी अपने तीनों डिपार्टमेंट की, कारपेंटरी, पॉलिश और अपहोल्स्ट्री। इसके बाद जो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है, वो होता है हमारा स्टोर डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम सारा अपना रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। अब जो ये जो चारों डिपार्टमेंट्स हैं, इन चारों डिपार्टमेंट को हमको किस किस फ्लोर पर या किस किस स्पेस पर सेलेक्ट करना चाहिए, ये सारा हमको ध्यान में रखते हुए करना होगा कि हमारा जो वर्क फ्लो है वो किस तरह से चलने वाला है। क्योंकि जब मशीनों से मटेरियल कटेगा, तो वो कारपेंटरी में आएगा, कारपेंटरी के बाद ज़्यादातर सामान पॉलिश में जाएगा, पॉलिश के बाद अपहोल्स्ट्री में आएगा। कुछ में जो पॉलिश नहीं होगी, वो डायरेक्ट अपहोल्स्ट्री में जाएगा। तो ये जो सारा मूवमेंट है हमारे फर्नीचर का, ये हमको देखना पड़ेगा हमारे स्पेस के हिसाब से। अगर बिल्डिंग है, तो हमारे जो भी स्टोर है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेमेबल आइटम्स होते हैं, यहाँ पे आग लगने का जो डर है वो ज़्यादा होता है अगर हमारा सबसे नीचे बेसमेंट में हमारे पॉलिश के और ये फॉर्म से रिलेटेड मटेरियल रखे हैं, क्योंकि इनमें आग जल्दी पकड़ती है। तो ऐसे केस में आप इस स्टोर को सबसे ऊपर मूव करें और वहाँ से ये मूवमेंट नीचे की तरफ आए, ताकि अगर कभी मान लीजिए ऐसी कोई दुर्घटना होती भी है, तो आग लगने के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो सकें।
तो स्टोर हमने अपना सबसे ऊपर मूव कर दिया। ये देखना है कि कारपेंटरी का जो सेक्शन है वो हमारा सबसे नीचे हो। आप कोशिश कर सकते हैं कि जो आपकी बड़ी-बड़ी वुडन स्लैब्स हैं वो आप नीचे ही कहीं कारपेंटरी के सेक्शन में स्टोर करें, ताकि उनकी मूवमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो और डायरेक्टली वो लकड़ी उठा के मशीनों में काट के कारपेंटरी सेक्शन में दे दी जाए। ये तीनों चीज़ें आप एक जगह पे रख सकते हैं। इससे आपकी लेबर कॉस्ट काफ़ी कम होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी आपको काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आप अपहोल्स्ट्री और पॉलिश के सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्लोर वाइज आपकी फैक्ट्री है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप कारपेंटरी का सेक्शन बनाएं, उसके ऊपर अपहोल्स्ट्री का और उसके ऊपर पॉलिश का, क्योंकि पॉलिश के बाद जो स्प्रे होगा वो ऊपर से ही ऊपर चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप अपहोल्स्ट्री ऊपर करते हैं, कारपेंटरी तो आपको सबसे नीचे करनी ही है, बिकॉज वहाँ पे आपका रॉ मटेरियल पड़ा होगा, मशीन भी होंगी। उसके बाद हमको डिसाइड करना होता है कि सेकंड फ्लोर पे अपहोल्स्ट्री रहे या पॉलिश। तो अगर बिल्डिंग है आपकी तो सेकंड फ्लोर पे आपको अपहोल्स्ट्री रखना ठीक है, क्योंकि पॉलिश जब स्प्रे होगा तो उसका स्प्रे थर्ड फ्लोर से ही बाहर चला जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा इस फैक्ट्री के लिए रहेगा। तो दोस्तों ये थी स्पेस वाइज हमको कैसे प्लानिंग करनी है। अगर आपकी बिल्डिंग नहीं है, डायरेक्टली कोई प्लॉट है, उस पर आपको ये सारे सेक्शन लगाने हैं, तो आप बीच में डिवीज़न करके ये देखते हुए कि जो पॉलिश का स्प्रे है वो जिस तरफ से बाहर निकलेगा, वहाँ पे बाहर निकलने के लिए वेंटिलेशन के लिए अच्छा स्पेस है, कारपेंट्री के लिए वेंटिलेशन के लिए अच्छा स्पेस है, पॉलिश का जो मटेरियल है वो किसी तरह किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जा रहा हो। इस तरह से कुछ आपको प्लानिंग करनी होगी, ताकि ये जो वेंटिलेशन से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम्स हैं इनसे आपको बचा पाए। ये भी हमको ध्यान देना होता है कि अगर मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री ऐसी जगह पे है जहाँ पे बाहर कोई घर है या किसी और की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर जो हमारी पॉलिश का वेंटिलेशन होगा वो हमको थोड़ा देख के करना होगा, क्योंकि जब हमारे पॉलिश का स्प्रे बाहर जाता है तो वो केमिकल दूसरे लोगों को परेशान कर सकता है। तो उसके लिए कुछ वाटर ट्रीटमेंट भी होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जिनको हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपको स्टार्टिंग में देख के चलना होगा कि जो आपका वेंटिलेशन हो बाहर की तरफ, वो कुछ इस तरह से हो कि वो आपके फैक्ट्री को भी डिस्टर्ब ना करे और किसी बाहर रहने वाले किसी और इंसान को भी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास स्किल टीम का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अच्छे कारपेंटर, पॉलिशर और अपहोल्स्टर होने ज़रूरी हैं, जो कि एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाएं और एक अच्छी फिनिशिंग में तैयार करें, ताकि आप अपने कस्टमर तक उनको भेजें और एक अच्छे रिव्यू के साथ कंप्लीट करें। डिज़ाइन सेक्शन की अगर बात करें तो आपके पास एक डिज़ाइन टीम होनी चाहिए जो आपके फर्नीचर को, रेफरेंस को देखते हुए फर्नीचर की ड्राइंग्स को बनाए। उसके लिए 3D की अगर जरूरत हो तो 3D को बनाए और उसके बाद वो प्रोडक्शन में स्टार्ट हो। आपको ये देखना होगा कि जो भी आपके डिज़ाइन टीम है उनके पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, उनको प्रोडक्शन की नॉलेज है, ताकि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड आगे आने वाली चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर किया जा सके। तो जो प्रोडक्शन ड्राइंग्स हैं वो सही टेक्निकल पर्सन के थ्रू बनाई जाए, उसके थ्रू बनाई जाए जिसको प्रोडक्शन का कुछ एक्सपीरियंस है। तो इससे आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलेगी और आपका प्रोडक्शन काफ़ी स्मूथली चलेगा। उसके बाद जो आपके वर्कर्स हैं, कारपेंटर, पॉलिशर, अपहोल्स्टर, इनको आपको देखना होगा कि इनको बेसिक लेवल पे ड्राइंग को समझने आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए किस तरह से जॉइनरी लगनी है, किस तरह से पॉलिश की फिनिश होनी है, किस तरह से अपहोल्स्ट्री की स्टिचिंग होनी है। तो अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं, जो मेन कारपेंटर, पॉलिशर है या पोस्टर है, इन सभी के पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सही होगी, तो ये एक सही फर्नीचर बनाएंगे, सही फिनिश में, सही मेजरमेंट में और सही टेक्निकल जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बेस पे फर्नीचर को तैयार करेंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक डिलीवर होगा, जो आपके बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो करेगा और आप बहुत जल्दी एक अच्छे लेवल पे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आगे आने वाले टाइम में कर रहे होंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ मिस हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूँगा। ऐसी ही हाई एंड फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम फर्नीचर टेक्निकल इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। नए नए जो मटेरियल मार्केट में आ रहे हैं, जो भी हार्डवेयर्स हैं, जो भी कुछ न्यू चल रहा है फर्नीचर इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, ताकि हम उसको अपने फर्नीचर में इम्प्लीमेंट कर पाएँ और अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर बना पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।